Good morning, students. In the previous part of the chapter, we discussed about the Battle of Buxar and also how the British power was established in Mysore after the four Anglo-Mysore wars. Now we will see how the Marathas were taken over by the Britishers. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाने के बाद the Marathas became weak. Maratha power got divided under different dynasties such as Gayakwads, Holkars, Bhosles and Sindhyas. ये सब डायनेस्टीज के चीफ होते थे पेशवास. उनका मिलिट्री बेस पुणे में था. 1770s के बाद मराठा चीफ्स के बीच जो पावर स्ट्रगल चल रहा था वो बढ़ गया. मराठा चीफ की ये डिसयूनिटी का फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था, वो वॉर पेशवा के थ्रोन पर सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के इश्यू को लेकर हुआ था. इस वॉर में माधवराव सेकेंड ने नाना फडनीस की लीडरशिप के अंडर रघुनाथ राव, जिसको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, उसके साथ फाइट किया. द यूनाइटेड मराठा चीफ्स defeated the British forces. However, the British forces captured Ahmedabad and Gwalior in 1782 AD. 1782 में जब ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में सिंधियास और भोसले के रीजन्स के ऊपर सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज करने की ट्राई की, that resulted in the Second Anglo-Maratha War, which was between 1803 to 1805. They resisted and declared a war on the British. उस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए और सिंधियाज और भोंसलेस को सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करनी पड़ी और उन लोगों से अहमदनगर और ब्रोच के टेरिटरीज भी छीन लिए गए. ब्रिटिशर्स ने होल्कर रूलर्स को भी अटैक किया और उस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आया, एज लॉर्ड वेलेस्ली वॉज रिकॉल्ड टू इंग्लैंड एंड पीस वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द होल्कर्स. थर्ड मराठा वॉर जो 1870 से लेकर 1890 तक था, उसमें पेशवा बाजीराव सेकंड ने मराठा चीफ्स को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट करने की कोशिश की, बट मराठा फोर्सेस लॉस्ट. पेशवा की पोस्ट को एबॉलिश यानी कि निकाल दिया गया. बाजीराव सेकेंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड पेंशनड ऑफ टू बिथूर नियर कानपुर. दूसरे सब मराठा चीफ के टेरिटरीज को भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया यानी कि अपने अंडर में ले लिया. एंड दे वर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर ओन आर्मी. उन लोगों को ब्रिटिशर्स के आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, अपना आर्मी वो मेंटेन कर नहीं सकते थे, उनको परमिशन ब्रिटिशर्स के से नहीं मिली थी. Now we will discuss about the British expansion under Lord Wellesley, who was in India from 1798 to 1805. लॉर्ड वेलेस्ली जो इंडिया में 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल रहे, उसने 2 वेज में इंडिया में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक्सटेंड किया. Number 1 was subsidiary alliance and number 2 was through direct wars. Subsidiary alliance को फॉलो करने के लिए रूलर्स को अपने खुद के आर्मी को तोड़ देना पड़ता था और ब्रिटिश आर्मी का परमानेंटली अपने कॉस्ट पर मेंटेन करना पड़ता था. उसके बदले में अपना कोई एक टेरिटरी ब्रिटिश के पास रखना पड़ता था. इन केस जो रूलर पेमेंट्स न कर पाए तो उसका पार्ट ऑफ द टेरिटरी पेनल्टी के फॉर्म में ले लिया जाता था. रूलर्स को अपनी कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर
जिसे रेसिडेंट कहा जाता था, उसे रखना पड़ता था। A resident was a political or commercial agent whose job was to further the British interest. रूलर अपने टेरिटरी में किसी और फॉरेनर को नहीं रख सकता था। किसी और इंडियन स्टेट के साथ नेगोशिएट करने से पहले ब्रिटिश सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने 1768 में ब्रिटिशर्स द्वारा इम्पोज की गई सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब ऑफ अवध को सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने 1802 में बेसिन में सब्सिडियरी अलायंस साइन की। Many Rajputana chiefs also accepted British supremacy and signed the treaties. जिस इंडियन रूलर्स ने ये अलायंस एक्सेप्ट किया, they lost all their independence. They could take no independent decisions. In addition, they had to maintain the British Army. ये सब मेंटेन करने में उन लोगों को काफ़ी खर्च हो जाता था। रेसिडेंट ऑफिसर्स की डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड, ब्रिटिशर्स के लिए ये सब काफ़ी एडवांटेजेस था, यानी फ़ायदेमंद था। वह लोग अब दूसरों के खर्च पर लार्ज आर्मी मेंटेन कर सकते थे। अपने अलायंस पार्टनर के सारे मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स के अपने कंट्रोल में रहते थे। रेसिडेंट की मदद से वो लोग उनके इंटरनल मैटर्स को भी कंट्रोल कर सकते थे। फाइनली, टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर्स कुड बी annexed at any point of time. This led to development of a new power block in the politics of India, and ultimately the British became the Now we will see about the rapid British expansion in India, which was between 1805 to 1848. 1805 और 1848 के बीच के पीरियड में ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरीज को इंडिया में रैपिड यानी फास्ट एक्सपांशन किए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, who was here from 1813 to 1823 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। वह पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। अंडर दिस पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने क्लेम किया कि इंडियन स्टेट्स के ऊपर उन लोगों की अथॉरिटी यानी राइट सुप्रीम है, इसलिए वो लोग कंपनी के इंटरेस्ट में कोई भी इंडियन स्टेट को कभी भी एनेक्स कर सकते हैं, यानी कि अपने अंडर में ले सकते हैं। यह पॉलिसी ब्रिटिशर्स के इंडिया में अपने पावर को एक्सपांड करने के इरादे को क्लियर करती थी। हाउएवर, द रिवॉल्ट ऑफ रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर, who took to arms when the British tried to annex her state, showed the non-acceptance. अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान और सिंध को कैसे कैप्चर किया। 1830s में ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करना शुरू किया, बिकॉज उन लोगों को यह डर था कि रशिया might expand across Asia and attack India via Afghanistan. This insecurity resulted in Anglo-Afghan wars between 1838 and 1842. अफगानिस्तान को डायरेक्टली कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स कामयाब नहीं हो पाए ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हाउएवर, दे एनेक्स्ड सिंध
Now, let us see how Punjab was annexed by the British. पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे. उन्होंने पंजाब को ब्रिटिशर्स के क्लचिस से बचा के रखा था. इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड. उसके डेथ के बाद पंजाब के अफेयर्स में इंटरफियर करना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स ने पंजाब के अफेयर्स में इंटरफियर करना शुरू कर दिया. दिस लेड टू 2 Anglo-Sikh wars between 1845 to 1849 and the Sikhs were defeated. Thus, the British under Lord Dalhousie